नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अरशद मदनी के बयान की बात करें उससे पहले एक लाइन में पढ़ना चाहता हूं, आप उसको सुन लें, उसके बाद हम इस पर जाएंगे, इस खबर पर। अजमेर और अलीगढ़ में बोलते हुए मोहम्मद अली साहब ने कहा, गांधी जी का चरित्र कितना भी पवित्र क्यों ना हो, धार्मिक दृष्टिकोण से वह मुझे किसी भी मुसलमान से निकृष्ट ही लगेंगे, और चाहे वह मुसलमान चरित्रहीन ही क्यों ना हो। इस वक्तव्य से हलचल और उत्तेजना फैल गई। अनेक लोगों को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि गांधी जी को काफी आदर भाव देने वाले मोहम्मद अली साहब उनके प्रति ऐसी कठोर और घृणास्पद भावना रखेंगे। जब मोहम्मद अली साहब लखनऊ के अमीनाबाद पार्क की सभा में बोल रहे थे तो उनसे उपकथन की सत्यता के बारे में पूछा तो उन्होंने बिना किसी झिझक या पश्चाताप के कहा, हाँ, अपने धर्म और मत के अनुसार मैं एक व्याभिचारी और गिरे हुए मुसलमान को भी गांधी जी से श्रेष्ठ मानता हूं। ये माननीय मोहम्मद अली साहब का बयान था, जिनको ये कहा जाता है, और मेरा पढ़ा हुआ नहीं, पहले आप जान लीजिए कि ये पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब की किताब में आपको मिलता है। दरअसल इस पर अब हम लोग चलते हैं कि किस तरह से एक पूरा इकोसिस्टम इस देश में तैयार किया गया है कि वो उस आतंकी का जिसने खुद अपने आप को उड़ाकर 12-13 मासूम लोगों की जान ले ली, बेगुनाहों की जान ले ली, जिसका एजेंडा शरिया था, जिसका एजेंडा काफिरों को मारना था, और वो जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा था वो यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे पे थी। फर्जी उसके साथ उस पर 454 करोड़ रुपए का धन शोधन मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अभी बहुत सारी चीजें उसके लिए थी, और उससे दूसरे आतंकी भी पकड़े गए। वहां उसके बराबर की मस्जिद से एक इमाम पकड़ा गया, और धीरे धीरे डॉक्टरों का एक ऐसा बड़ा आतंकी संगठन मिला जिसकी मिसाल दुनिया में मिलना मुश्किल हो गया। यानी आपके हिसाब से अगर अरशद मदनी साहब की तरफ से सोचे तो उन्होंने बहुत ही बेहतर काम कर दिया, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि यार बताइए, इतने शानदार काम करने वाले लोगों के पीछे भी लोग पड़ सकते हैं, और इस तरह के बेहतरीन लोगों को नौकरी देना, शाहीन को भी वही नौकरी मिल गई थी, और बहुत सारे लोगों को जिन पर लोगों का शक है उनके लिए बताइए, ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए भी सवाल खड़ा हो सकता है। हो क्या रहा है कि अब उस यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर नोटिस देने की खबर आई। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के राष्ट्रीय आयोग ने इस यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म करने का नोटिस भेजा गया। इसने कहा गया कि जिस कार को आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था उससे धमाके में 15 लोगों की जान गई। क्यों ना इसे देखते हुए यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म कर दिया गया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन को इस पर 4 दिसंबर तक अपना जवाब रखना है। इससे पहले एक नेक ने जो नोटिस किया था, यानी जो नेशनल जो वो किया जाता है, एवेल्युएशन करती है, यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने नोटिस दिया था कि साहब आपकी जो ए ग्रेडिंग है, हम लोग तो पहले ही ग्रेडिंग की अवधि कई साल पहले समाप्त हो चुकी है, आपने वो क्यों लगाया। तो यूनिवर्सिटी ने कहा था कि साहब ये वेब डिजाइनिंग की गड़बड़ है, मतलब डिजाइनर की गड़बड़ है, और उसके बाद हटा लिया। तो ये सारी कहानियों के बीच में अचानक अरशद मदनी, वही अरशद मदनी जो दारुल उलूम से है, वही दारुल उलूम जिसकी जो स्थापना है वो किस लिए हुई थी ये आपको मैं कई बार बता चुका। तो उन्होंने कहा है कि हाजी इकबाल की यूनिवर्सिटी के बाद अब अल फलाह यूनिवर्सिटी पर टारगेट है, ये उनका कहना था। हाजी इकबाल आपको मालूम होगा, सबसे नोटोरियस जो रेत का वहां का सैंड माफिया जिसको कहा गया, जिसको जेल में भेजा गया, जिसके बाद एक रेप के आरोप के बाद उसके परिवार पर भी कई सारे, उसकी यूनिवर्सिटी है, लोकल यूनिवर्सिटी शायद वहां है, वो उस यूनिवर्सिटी को लेकर भी इस पर, चूंकि उस पर सीज किया गया, उसका प्रबंधन चल रहा है अलग अलग तरीके से, और वो उस परिवार से ली गई, तो उसको याद करते हुए जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी पर का सरकार सुनियोजित तरीके से मुसलमानों को निशाना बना रही है। क्योंकि मैंने कहा कि आतंकवादियों के लिए या तमाम लोगों के लिए विक्टिम हुड से, इस तरह के आदमियों के लिए विक्टिम हुड से बेहतर कोई कार्ड आज तक इजाद नहीं हुआ है। मदनी ने कहा है कि
अगर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुसलमान होगा तो वह जेल ही जाएगा। ऐसी कई यूनिवर्सिटी मैं बता सकता हूँ, जामिया भी है और इसके साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, वो तो जेल नहीं गए हैं और लंबे अरसे से वहां वीसी मुसलमान है। लेकिन चलिए, सरकार मुसलमानों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर रही है। आजम खान और इकबाल जैसी हालत बना दी जाएगी। आजम खान और इकबाल बहुत अरसे तक बना रहा और वो इकबाल कैसे बना था ये अदालतों में साबित हुआ। आजम खान अभी अपने बेटे के लिए फर्जी पैन कार्ड बनवाने के केस में अंदर गए, उनका बेटा भी अंदर गया और इस पर कोर्ट में उनके पास इतने महंगे महंगे वकील और तमाम अदालत की हर दहलीज पर जायज नाजायज जो भी पैसे से हासिल किया जा सकता था वो तमाम कोशिशों के बाद वो अंदर गए हैं। इसके बावजूद भी अरशद मदनी को ऐसा लग रहा है। दरअसल ये क्यों है, मैंने आपको शुरुआत से ही, इसीलिए मैंने आपको महात्मा गांधी के लिए मोहम्मद अली का बयान पढ़ा, जिसको लोग ये कहते थे कि मोहम्मद अली जो है महात्मा गांधी की सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। तो ये इज्जत उसी लेवल तक जा सकती है कि व्याभिचारी मुसलमान से भी कम कीमत उनकी वहां हो सकती है। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी की कार्रवाई शिक्षा पर हमला नहीं, मुस्लिम संस्थानों को डराने की राजनीति है। पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी हो, ये कोई स्कूल हो या फिर जैसे भी कोई मुस्लिम संस्था, सरकार उन पर ऐसे टूट पड़ती है जैसे ये देश के लिए खतरा हो। ये राजनीतिक विद्वेष के लिए किया जा रहा है। ये नया इंडिया नहीं, नया भय पैदा करने का आरोप है। और उन्होंने उसमें भी कहा कि ममदानी को जिस तरह से न्यूयॉर्क में बनाया गया, और उसके साथ साथ उन्होंने सादिक खान का भी जिक्र किया जो लंदन का मेयर है, उनके लिए कहा। लेकिन ये जब उन्होंने ये बयान, आज मैंने पढ़ा, मतलब जब मैंने ये बयान को देखा तो उसी दिमाग में कल, मतलब मैं जो ये बता रहा हूं तो अब उसके लिए आपका रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं सुनवा सकता क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूं। लेकिन कल मेरे एक दोस्त के साथ लगातार मैं बात कर रहा था, मेरा दोस्त मुस्लिम भी दोस्त है, तो जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसने बातचीत के बहस में यही हुआ कि भाई इतना आतंक क्यों हो रहा, तो उसने कहा कि आप ममदानी को नहीं देख रहे न्यूयॉर्क में, पूरी दुनिया मुसलमानों को चुन रही है। सादिक खान, द सेम वर्ड। मतलब मैं इसीलिए आज एकदम जो स्ट्राइक हुआ वो अरशद की बात से हुआ कि अरशद वही सोच रहा है, वही बोल रहा है जो एक दिन पहले एक दूसरा जो किसी भी राजनीति से रिश्ता नहीं रखता वो मुस्लिम बोल रहा था। तो ये कम्युनिकेशन की तीव्रता है और ये बात होने के बाद आज वो बोले, तो इसका मतलब है ये बात कहीं हो चुकी होगी या इस तरह से ये माइंडसेट काम कर रहा है। दरअसल ममदानी को बचाने की जो कोशिश है या ममदानी के नाम को यहां भुनाने की कोशिश है, वो आपको याद होगा एक और पत्रकार होती है या पत्रकार कहा जाता है, वो भी आपने सुना होगा कि उनका क्या जवाब था। उनका वो भी ममदानी कब आएगा, ममदानी कब आएगा, ममदानी, जितने भी स्टाइल सब अपनाए जा सकते हैं उनके साथ ममदानी। दरअसल ममदानी का इससे बेहतर इस्तेमाल यहाँ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ममदानी का इस्तेमाल इसीलिए किया जाएगा, बाकी का इस्तेमाल तो आईएसआईएस के जो लोग हैं, जो संगठन है, उनके लोग यहाँ चुने जा रहे हैं, उनके लिए नहीं हुआ। कि पूरी दुनिया में ये बन रहे हैं तो ये सवाल खुद मदनी से होना चाहिए था, उनको खुद शीशे के सामने से ये सवाल करना चाहिए कि ममदानी भी बन रहा है तो उससे ज्यादा बड़ी संख्या में कहीं बगदादी बन रहा है, कहीं सीरिया का वो जिसको राष्ट्रपति अब कभी अमेरिका का $1 करोड़ का इनामी, तो आज अमेरिका का बगलगीर भी बन रहा है। ये एक के बाद एक आपको सुनाई दे रहे हैं, कितने आतंकियों के नाम, कितने संगठन ये भी बन रहे हैं। इनके बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन इसके साथ चूंकि भारत सरकार को और उस सबको एक सिस्टम में विक्टिमहुड कार्ड के साथ प्ले करना है। और विक्टिमहुड कार्ड क्यों होता है, दरअसल हम लोग इस पर थोड़ा सा मैं आपको वो करना चाहूंगा कि थोड़ा डिटेल्ड बता दूं। वैसे तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से आतंकी संगठन में वहां एक के बाद एक डॉक्टर मुजम्मिल है, साइन है, उमर नबी है, ये सब अल फलाह यूनिवर्सिटी से है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का पूरा काम क्या है, उसका चांसलर क्यों जेल में है, ये आप समझ लीजिए किसके बचाव के लिए कहा गया। दरअसल आप सोच रहे हैं कि यदि कोई वो अपराधी था इसलिए बचाना चाह रहे हैं, आतंकी था, नहीं, वो सिर्फ मुसलमान था। अरशद मदनी सिर्फ धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म के मत के अनुसार चल रहे हैं, वो बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं कर रहे। मैंने आपको मोहम्मद अली से आपको साबित किया। दरअसल
ये जो जावेद अहमद सिद्दीकी है, ये आपको मालूम होगा कि 1994-95 में किस तरह से, मैंने आपको इसी चैनल पर बहुत विस्तार के साथ बाकायदा मैंने वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट के साथ, जितिन सोनी जी के साथ आपको इंटरव्यू में इस पे वीडियो पढ़ा है कि किस तरह से ये घपला करके भागा। इसके परिवार के लोग जो भगवान राम की यात्रा पर पथराव करने वाले में अपराधी रहे, अब इसके मकान को चूंकि हाईकोर्ट में वो तो सब मिल ही जाना है कि उस पर स्टे मिल गया, जबकि उसको पहले से, कई साल पहले से नोटिस है, उसके मकान को गिराने का मुंह में आदेश था और ये पैसा लेकर भागे हुए लोग थे। बाद में इसने अलग अलग जगह कंप्रोमाइज किया पैसे देके, ऐसा नहीं कि उसको बाइज्जत बरी किया गया होगा या हुआ। दरअसल अब ये जो इस पर बातचीत है, अब मैं उसका जो एग्जैक्ट कानूनी पोजीशन है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। कानूनी पोजीशन से अरशद मदनी का, उसके संगठन का या किसी का कोई लेना देना नहीं। ये वही मदनी है या इनके साथ का जमीयत उलेमा हिंद है जो इस देश में आतंकियों को, जो भी आतंकी गतिविधि में पकड़ा जाएगा उसके लिए एक सपोर्ट क्रिएट करता है, लीगल एड दी जाएगी, उसको मदद दी जाएगी। ये 2007 में बाकायदा बनाया गया था और उसके बाद से खुद उनके मुताबिक 400 के करीब आतंकवादियों को, वो मतलब हम ये कह रहे हैं आरोप जिन पर आतंकी थे, उनको छुड़ाया जा चुका या उनके मुकदमों की पैरवी कर रहा है, ये अलग है। दरअसल जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार किया है, मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किया गया। और क्या है कि उसका केस बिल्कुल क्लियर है। 2018 से लेकर विश्वविद्यालय ने अवैध रूप से चलते हुए छात्रों को धोखा देके 415 करोड़ की राशि जुटाई है और ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, यानी ये उस राशि को अपराध की आय माना जाता है। और ये नेक से इन्होंने फर्जी ग्रेडिंग करने के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज जमा किए थे। इस मान्यता फर्जी को दावों के आधार पर विश्वविद्यालय ने हजारों छात्रों से प्रवेश के लिए अत्यधिक शुल्क लिया, यानी लिया तो मुस्लिम, उसमें चूंकि जो अल्पसंख्यक संस्थान बनने का होता है उसमें 50% मुस्लिम रिजर्वेशन मतलब अल्प माइनॉरिटी का होता है। इस संस्थागत धोखाधड़ी का सीधा परिणाम क्या रहा कि आज ये सोचा जा रहा कि अगर इस यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द होगी तो उन छात्रों को कहां प्रवेश दिया जाएगा, उनकी डिग्रियां जो पास होके गई उनको सारे सवाल खड़े हो गए। लेकिन ये सब अलग बात है। सिद्दीकी चूंकि पूरे जो विश्वविद्यालय उसके लिए वो तमाम पैसों के वित्तीय निर्णय थे वो खुद लेता था, ये क्लियर हुआ और विद्यालय के अलग बजाय अन्य प्रायोजनों को दिया गया। ये क्या किया गया, ये डाइवर्जन शेल कंपनियों के माध्यम से किया गया जो कंस्ट्रक्शन और जो कैटरिंग के अनुबंधों के साथ इसको भेजा गया। इसमें खैर सर्च हुई पीएमएलए के साथ, फरीदाबाद में पुलिस किया गया और इसको अरेस्ट कर लिया गया। इसके साथ चूंकि विश्वविद्यालय जांच के दायरे में क्यों है, वो इसलिए सुरक्षा जांच के दायरे में है क्योंकि पुलिस ने फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल के संबंध में सम्मन जारी किए। अब दिल्ली के अल फलाह से जुड़े हुए 2 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए। अन्य डॉक्टर मुजम्मिल शब्बीर के घर पे संदिग्ध उपकरण रखने का खुलासा हुआ। केवल वित्तीय मामलों में अनियमितता नहीं है, अब ये आतंकवादी गतिविधियों में और संस्थागत आश्रय प्रदान करने तक ये मामला गया। अब अगर हम इनको 2 आरोपों में देखते हैं, एक तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कर रहा है जांच, वो पीएमएलए की कर रहा जो गंभीर वित्तीय अनियमितताओं पर है, और दूसरा क्या है, चूंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला वित्तीय अपराध की गंभीरता को स्थापित करता है और कानूनी रूप से मजबूत बनता है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा जांच आतंकी मॉड्यूल से संबंधित व्यक्तियों को इस पर हुआ। तो अब ऐसे में ये जब सवाल उठाता है, जब वो कहता है कि सरकार जब इस तरह के करता है तो ये सिर्फ सांप्रदायिकता के उसकी एक अपनी ताकत को मजबूत करने का इशारा है। अब इसका क्या हो सकता है, आप इस बयान का सोचें। दरअसल वो जो है एक विश्लेषण भारतीय अल्पसंख्यक समुदाय और भारत सरकार के बीच में एक संघर्ष की स्थिति को दिखाने की कोशिश है, ताकि दुनिया में इस माध्यम से न केवल भारत की छवि खराब की जा सके, अगर संभव हो सके तो निवेश भी बंद कराया जा सके, अगर हो सके तो जो मिडिल ईस्ट में भारत के रिश्ते बने हैं और वो भी सीधा गिव एंड टेक पर है भारत के लिए, जिस तरह से भारत बहुत ही जेनरस होकर तमाम सुविधाओं में बातचीत करता है या ऐसे तमाम मसलों पर जब उनको जरूरत होती है तो बिना किसी फायदे के वो उनके साथ खड़ा होता है। तो इस पर है।
अब ये जो उन्होंने कहा कि साहब न्यूयॉर्क और लंदन में तो मुस्लिम नेतृत्व सफल हो रहा, लेकिन भारत में इनको जो है बड़ा परेशान किया जा रहा। आज न्यूयॉर्क में उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि आज न्यूयॉर्क में कोई ममदानी मेयर बन सकता है, लंदन में कौन मेयर बन सकता है, लेकिन कोई भी यहां वाइस चांसलर नहीं बन सकता। दरअसल वो पूरी तरह से इन आरोपों को नकार के उसको स्वच्छ सफेद कबूतर की तरह सामने लाना चाह रहे थे कि ये जो आतंक के या कलंक जो है वित्तीय नियोक्ताओं के, ये किसी इस तरह के मुस्लिम पर उनके मुताबिक लागू ही नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो कोई मतलब नहीं बैठता ना। वो मोहम्मद अली खान साहब खुद कह चुके, और चूंकि उन्होंने कहा से कहा ये सियासता यानी जो इस्लामिक जो स्टूडेंट्स है उससे ये निकलता है, ये वहां से निकलता है जहां से इस्लामिक आइडियोलॉजी आती है। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि साहब सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी मुसलमान फिर कभी भी सिर उठा के ना करे। दरअसल वो एक इस पूरे समुदाय के विशिष्ट उत्पीड़न के तौर पर इसको फ्रेम करके और तमाम चीजें, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति का इस्तेमाल जोरान ममदानी और सादिक खान को किस तरह भुनाया जा सकता है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब पूरी दुनिया में हम लोग झंडे गाड़ रहे हैं, बस यहाँ नहीं, दरअसल पूरी दुनिया में आप नाइजीरिया, बोको हरम से लेके अल शबाब से लेके सोमालिया के अलग अलग देशों में तमाम जगह पर आपको जरूर अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा मनन भी करना चाहिए। हालांकि वो सब करते ही होंगे, तभी बिना उसके तो वो शरिया नहीं पढ़ सकता है कि शरिया कैसे होगा। दरअसल ये सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का आधार है, और चूंकि पश्चिमी देशों में होता तो भी वहां की फंडिंग, चूंकि 2001 का आपको याद होगा सबसे पहले फंडिंग पर प्रहार हुआ, वेस्टर्न यूनियन की और तमाम उन खातों की जांच की गई जहां से पैसा आया, यहां सीधे तौर पर उपलब्ध है, यहां दिख रहा है। ये अलग बात है भाई, कोर्ट में क्या होगा वो तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन ये इस समय तो प्राइमा फेसी उनके खिलाफ सबूत है। लेकिन उसको देखिए अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो शुरू हुआ तो उदित राज ने कहा कि साहब देश में मुसलमानों को भेदभाव का वो सामना करना पड़ रहा। उन्होंने स्वीकार किया अल फलाह यूनिवर्सिटी में किसी ने आतंकी गतिविधि की होगी, अगर यही आदमी एक मनुस्मृति की एक आधार को लेकर पिछले 50 सालों से छड़ी से पीट रहे हैं पूरी सोसाइटी को, पूरे समुदाय को, जबकि आपके आसपास इस तरह के हजारों लोग होंगे जो रोज बिना किसी जातिवाद के लोगों की मदद करते दिख जाएंगे। लेकिन चूंकि एक घटना आपको उठानी है उसको, लेकिन यहां एक घटना नहीं उठानी, यहां इतनी सारी घटनाओं को भी निगेट करना है। ये तमाम चीजों को इस तरह के राजनीतिक और सामुदायिक उत्पीड़न के साथ जोड़ के कहीं और के लिए मैसेज तैयार किया जा रहा। और जो उमर इलियासी है उसने भी मदनी, हालांकि कुछ लोगों ने कहा है कि भाई ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले में इस पर नहीं कहना चाहिए। दरअसल मदनी ने पहले मदरसों के सर्वेक्षण पर आवाज उठाई थी, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि उनकी आपत्ति मदरसों के सर्वे पे नहीं बल्कि इसके पीछे सांप्रदायिक सोच पर है, यानी उनको पुलिस के पकड़ने से मतलब नहीं है, लेकिन पुलिस पकड़ने वाला कहीं हिंदू है या कोई और है इस पर है, इस तरह से उनकी हो सकती है। मदरसों और मस्जिद के जो बुलडोजर चले थे, जो अवैध मदरसों पर मस्जिद जहां बनाई गई थी, उन्होंने कहा कि प्यार और मोहब्बत जिसने मुल्क को आजाद कराया उस पर उंगली उठाने जैसा बताया। मैं इस किताब से आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि हमारी लड़ाई इस्लाम की किसी भी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है। हमारे चाहे वो सही सैयद अहमद हो, सर सैयद अहमद हो या दूसरे लोग, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम है, उनके कोट है, उनके उदाहरण है, उनके दिए गए बातचीत है, और ये तो सबूत के साथ है। भाई बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर पर आप कैसे सवाल कर सकते हैं? तो वो कह रहे हैं कि साहब ये, चूंकि हम उनका संविधान भी मान रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि कभी भी उन्होंने, कई ने कहा कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है, हमारा फायदा उनके बने रहने में है। तो ये अब ये जो इस तरह के नारे की साहब आजादी की लड़ाई में आपने बहुत सुना होगा, कोई संघ को कहेगा, कोई किसी को कहेगा कि साहब तुम्हारा क्या, जबकि ये विशुद्ध रूप से लिखा हुआ है कि इक्का दुक्का दो चार छोड़ के आपको वो शुरुआत में कहीं दिखाई नहीं दिए आजादी की लड़ाई में, क्योंकि उनका इंटरेस्ट अंग्रेजों के बनाए रखने में था, जो इस तरह की लीडरशिप थी, चाहे वो जिनको बाद में खिलाफत के नाम पर एक बड़ी गंभीर और बहुत ही खतरनाक जो चाल इस देश के महात्मा गांधी उनको लाने के लिए सोच रहे थे कि मैंने ये चाल चली है कि इससे मुसलमान उसमें जुड़ जाएगा आजादी की लड़ाई में, क्योंकि वो आजादी की लड़ाई में नहीं जुड़ रहा, ये उनके बयानों में दर्ज है। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि यहाँ खिलाफत आंदोलन जो मुसलमान चला रहे थे उसके साथ आप खड़े हुए, और आपने जहां टर्की में खिलाफत खत्म हुई थी उसको हिंदुस्तान में लेके आ गए।
उस कट्टरपंथ को। और ये आज तक उसका नतीजा है, आपको ये मालूम होना चाहिए। उस वक्त जो है हजारों लोग गए, सैकड़ों हजारों लोग गए जो वहां खिलाफत में लड़ने गए, ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने। टर्की खत्म कर रहा है, जो राज्य है जिसने वहां की जनता ने उसको खत्म किया, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान ये चाह रहे थे कि साहब वहां बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आप खलीफा हमारे हैं, हम चाहते हैं कि आप खलीफा रहे। वो लोग नहीं चाह रहे, लेकिन इसके खिलाफ दरअसल इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उस समय और सताए गए, ये चूंकि अपने आप को प्रोसिक्यूटेड प्रोटेक्टर की तरह से भाव करना चाहते हैं। अगर हम लोग इसको पुराना देखें तो वो कोशिश ये करते हैं कि वो आर्थिक समस्या है, वो इस्लाम का आतंकवाद जो दिखता है उसको कभी धार्मिक चरमपंथ से नहीं दिखाते। वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि साहब ये किसी और, चूंकि 2024 में आईपीआई में इन्होंने एक इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूशन में कहा कि साहब चरमपंथी समूहों के किसी भी कृत्यों को किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। बाकायदा वो नाम लेते हैं, आयतें पढ़ते हैं, कत्ल करते हैं, बटन दबाते हैं, मरते हैं, वो तमाम चीजें हैं, लेकिन उन सबको आप धर्म से नहीं जोड़ सकते। लेकिन जो कुछ लोग अगर गाय के लिए मारते हुए दिखे तो वो कंप्लीट हिंदू धर्म के लोग होंगे, वो पूरा हिंदू धर्म होगा। ये यही इन्हीं के बयान में जब ये उस पर करते हैं, आप देख सकते हैं। जब अफगानिस्तान का कोई आदमी इनसे मिलने आता है, मुअब्बरुल मुत्तकी जब वहां गया तो उन्होंने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी तालिबान यहाँ अफगान से कोई आतंकी भारत नहीं आएगा। मदनी ने भारत को आश्वासन दिया। यानी आप सोचिए कि ये जो है, वैसे तो ये देखना चाहिए था भारत सरकार को कि वो कैसे कर रहे थे। और इजराइल के ईरान पे हमला उनको आतंकवाद दिखता है, लेकिन इजराइल पे हमला आतंकवाद नहीं होता है। जो बच्चों को भून के खाना उसको नहीं होता है। ये दरअसल पूरी तरह से मिसगाइडेड यूथ और फर्जी एनकाउंटर का एक पूरा नैरेटिव है जो आपको सब तरफ से दिख रहा होगा। मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि कैसे ये मैंने सुना बाद में मदनी से, एक मुस्लिम दोस्त से मैं ये सुन चुका हूं कि इस देश में हमको आतंकी कहा जा रहा है, जबकि दुनिया हम में नेतृत्व खोज रही है। ये उनका कहना था। और चूंकि इमरान मसूद जो कांग्रेसी सांसद है, उसने भी इसको भटका हुआ युवा कह दिया कि हमलावर के कार्य इस्लाम और राष्ट्र दोनों के खिलाफ थे, या गुमराह लोगों की कार्रवाई थी जो इस्लाम की सही तस्वीर पेश नहीं करती। मैंने आपको एक बहुत अच्छा वीडियो किया था, आप लोगों ने वो देखा नहीं। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा उसको देखें, साइमा और उस पर, कि वो ये कह क्यों रहे हैं। बटला हाउस एनकाउंटर आपको याद होगा, उसी तरह से अफजल गुरु याद होगा, रिसर्च स्कॉलर आजरीन फातना, इन लोगों ने क्या किया था कि अफजल गुरु निर्दोष है, उसकी फांसी की सजा का विरोध किया था। संस्थागत जो भी अगर ऐसा हुआ, आप देखेंगे लगातार वो एक के बाद एक इस तरह के नैरेटिव गिरते रहेंगे। अभी तो ये राजनीतिक उद्देश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन आप आखिर में जाके देखेंगे तो आपको ये पूरा पता चलेगा कि ये कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ये पूरी तरह से एक धार्मिक एजेंडे को आगे रखना है। अगर हम लोग मुस्लिम वीसी को जेल भेजना देखते हैं तो ये समुदाय के उत्पीड़न के आरोप पर लिया जाता है, मुस्लिम नेतृत्व का एक राजनीतिक बचाव। और जब ये कहते हैं कि मैं गरीबी, सामाजिक बहिष्कार मुख्य कारण है और तब इसे धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, तब वो एक और बचाव कर रहे हैं। मदरसों के सर्वे पर भी सांप्रदायिक सोच पर आपत्ति है। दरअसल ये बहुत लंबा हो सकता है अगर हम इस पर बताएं, लेकिन आज की डेट में तो हम आपको यहीं के साथ खत्म कर रहे हैं कि वहां से। और मैं आपको बताना भूल गया कि ये हलाल का माफ कीजिएगा, हलाला तो चूंकि हलाल आते ही अब लोगों को हलाला भी याद आता है। हलाल का जो इकोनॉमी है वो भी जमीयत उलेमा हिंद की बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि उसी से वो उन तमाम लोगों की जो आतंकी जिन पर आरोप है, जो खुद वहां मौजूद दिखते हैं, उन सब के बचाव के लिए एक पूरा काउंटर नैरेटिव नहीं, काउंटर पूरा एक सिस्टम इजाद हो गया जो किसी भी आतंकी के आरोपी को तुरंत मुहैया हो जाता है, जिससे जैसे ही एजेंसी उसको पकड़ती है, एजेंसी इधर वहां पहुंचती है, उधर जमीयत उलेमा की लीगल एड वहां पहुंच जाती है। कम से कम दिखता तो यही है। और अब इस पर इससे कैसे पार पाया जाएगा ये तो सरकार को देखना है और कानूनों को देखना है, लेकिन फिलहाल तो यही है कि, और मैं बार बार कहता हूं कि वो ममदानी को नहीं बुला रहे हैं इस तरह के लोग जो कई सारे पर्दों के पीछे अपने सच को रखते हैं। वो ममदानी से ज्यादा बगदादी को मानते हैं, क्योंकि उनको मालूम है वो खलीफा है, ममदानी सिर्फ मेयर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।